आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए ज्योतिष श्रृंखला में, ज्योतिष चर्चा में आज नवांश कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। नवांश कुंडली एक राशि के 9 हिस्से होते हैं। ये लग्न के 9 हिस्से होते हैं, ग्रह के भी 9 हिस्से होते हैं जिस राशि में बैठा हो। तो इस प्रकार से नवांश जो होता है 9 हिस्से को ही नवांश कहते हैं। अब उन 9 हिस्सों में किस हिस्से में किस टुकड़े में ग्रह पड़े उसके आधार पर नवांश का निश्चय होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो फिर बनाएंगे किस प्रकार से नवांश बनता है और ये कितना विस्तृत विषय है। देखिए, ये जन्म कुंडली है, ये एक जन्म कुंडली है वृश्चिक लग्न की। जन्म कुंडली से जो हम फलादेश करते हैं वह थोड़ा मोटा होता है, बाहरी होता है। या ये कहिए कि नवांश कुंडली के बिना जन्म कुंडली का फलादेश करना जैसे अंधेरे में हम कोई चीज़ ढूंढते हैं उसी तरह से है। ये कभी सही बात हाथ में आ जाती है, अंधेरे में भी हाथ आ जाती है कोई चीज़ें। ऐसे ही लग्न कुंडली के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें हमारी सही हो जाती हैं, सच हो जाती हैं। अगर नवमांश हो तो नवमांश अंदर का हिस्सा है, ये ज़्यादा प्रकाश देने वाला है इस कुंडली के विषय में। तो नवमांश कुंडली का बड़ा महत्व है। यद्यपि सभी कुंडलियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन नवमांश कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नवमांश कुंडली के आधार पर अलग अलग प्रकार के फलादेश की व्यवस्था शास्त्रों में है। तो आइए इसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है नवमांश में जब कुंडली में ग्रह जिस राशि में है उसी में अगर नवमांश कुंडली में हो तो राशि वर्गोत्तम कहते हैं। लग्न वर्गोत्तम, जैसे इस कुंडली में वृश्चिक लग्न है, नवमांश में वृश्चिक लग्न होता तो इसको लग्न वर्गोत्तम कहते। भाव वर्गोत्तम, जिस भाव में ग्रह जन्म कुंडली में है नवांश में भी अगर वो उसी भाव में आ जावे तो उसको भाव वर्गोत्तम कहते हैं। देखिए, हमारे जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी लोग हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो ज्योतिष के विद्वान हैं, जो उसमें जिनका अध्ययन है, उनके लिए ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती, तो वो इस बारे में सब जानकारी रखते हैं। ये लंबा चौड़ा विषय है, मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सरल तरीके में इसको कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अब होता है तत्व वर्गोत्तम। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं। जैसे मेष, सिंह और धनु राशि 1, 5 और 9 का अंक जो होता है इस कुंडली में, देखिए 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 9 का अंक यहाँ पर है। ये 1, 5, 9 जो है इसको अग्नि तत्व की राशि कहते हैं। और ये अलग अलग भावों में भी हो सकती है और आपकी राशि के आधार पर भी इसका निर्णय हो सकता है कि आपकी राशि किस तत्व की है। और दूसरा होता है पृथ्वी तत्व। ये वृष, कन्या, मकर राशि का पृथ्वी तत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए, वृष यहाँ पर है, कन्या यहाँ पर है 6 का अंक, और मकर जो है वो यहाँ पर है। तो ये वृष, कन्या, मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की होती है। अब वायु तत्व, वायु तत्व की राशियाँ होती हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशियाँ। 3, 7 और 11 इनको राशियों के को इन अंकों से दर्शाया जाता है। 3 और 7 और 11
ये राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ हैं। अब आइए जल तत्व की राशियाँ कौन होती हैं? 4, 8, 12। 4 का मतलब कर्क, जैसे यहाँ पर है। 8 का मतलब वृश्चिक, लग्न पर है। 12 का मतलब मीन, ये पंचम भाव में देख रहे हैं आप। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां जो हैं वह जल तत्व की राशियां हैं। तो ये तत्व वर्गोत्तम तब होता है जैसे लग्न कुंडली में जो ग्रह 1, 5, 9 राशि में किसी एक में बैठा हुआ हो, तो उसी राशि में उसी राशि के साथ, उसी राशि में हो तो अच्छा है, तो वर्गोत्तम हो जाएगा, राशि वर्गोत्तम भी। लेकिन उसके अलावा मेष, सिंह, धनु किसी एक में हो, जैसे यहाँ पर सूर्य मेष राशि में है, अगर नवांश में भी ये सिंह या धनु में होता तो इसको तत्व वर्गोत्तम कहते। तो जैसे इस कुंडली में मंगल वायु तत्व में बैठा हुआ है, कुंभ में, मिथुन, तुला, कुंभ राशियां वायु तत्व की हैं 11 के अंक में। तो नवमांश में भी अगर ये इन तीनों में किसी एक में हो तो ये तत्व वर्गोत्तम भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये मंगल यहाँ पर जिस राशि में यहाँ था वहीं है, या इसके अलावा ये मिथुन में भी और तुला में कहीं पर भी होता तब भी ये तत्व वर्गोत्तम कहा जाता। तो ये तो संक्षेप में आपने वर्गोत्तम का परिचय जाना। अब आइए हम आपको कुछ फलादेश के विषय पर नवांश के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस जन्म कुंडली में ये वृश्चिक लग्न की है, 8 लग्न है यहाँ पर, और मंगल इसका स्वामी है। तो इसका मतलब है लग्न का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है कुंडलियों में। इस जन्म कुंडली में मंगल यहाँ पर कुंभ राशि में चौथे भाव में बैठा हुआ है, और नवांश में भी ये कुंभ राशि में है। तो इसे हम राशि वर्गोत्तम कहते हैं। ये मंगल वर्गोत्तम राशि में है, तो वर्गोत्तम राशि होने से ग्रह बलवान हो जाता है। तो वर्गोत्तम राशि में है और लग्न का मालिक भी है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया है। ध्यान दीजिए, लग्न का मालिक नवांश में जिस राशि में वर्गोत्तम है, या ये कहिए लग्न का मालिक जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा है, अगर वह उस राशि में है तो वर्गोत्तम राशि में है, तो ये विशेष फल देता है। इस कुंडली में ये मंगल चौथे भाव का अधिपति है, और चौथे भाव नहीं, लग्न का अधिपति है, चौथे भाव में बैठा है, और नवांश भी यही कुंभ राशि जो है लग्न बन गया है नवांश कुंडली में, और मंगल वहाँ वर्गोत्तम है। या यूँ कहिए, लग्नेश जिस राशि में बैठा था चौथे भाव में, वही राशि नवांश में लग्न बन करके मंगल वर्गोत्तम हो गया है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस मनुष्य की कुंडली के आधार पर इसके जीवन में काफ़ी संपत्ति का योग होगा। गरीब घर का होने पर भी ये संपत्तिशाली होगा। इसके पास मकान होंगे, भूमि होगी, ये सब अपने आप इसके जीवन में जुड़ जाएगा। ये लग्न के आधार पर हमने लग्नेश के वर्गोत्तम होने का फल बताया आपको। अब देखते हैं भाग्येश का। तो भाग्य का मालिक चंद्रमा है यहाँ, और राशि में बैठा है मकर। मकर राशि में चंद्रमा नवांश में भी मकर राशि में ही है। तो ये चंद्रमा वर्गोत्तम है, भाग्य का मालिक है और वर्गोत्तम है, चर राशि में है,
तो भाग्य का मालिक मकर राशि में है। मकर राशि की दिशा दक्षिण होती है, तो दक्षिण दिशा से भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य का मालिक मकर राशि में है और वर्गोत्तम भी है, राशि वर्गोत्तम भी है। इसलिए भाग्योदय दक्षिण दिशा से होगा, ये फलादेश करेंगे। और चंद्रमा का वर्ष 24वां है, तो 24वें वर्ष के उपरांत भाग्योदय होगा, ऐसा कहेंगे। अथवा चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में भाग्योदय होगा और अच्छी स्थिति होगी जीवन में। अब आइए एक और इस कुंडली में ग्रह के बारे में परिचय करते हैं। चंद्र मंगल की हमने बात कर ली। अब आते हैं इस कुंडली में बहुत सारे ग्रह वर्गोत्तम है। देखिए, मंगल वर्गोत्तम है, चंद्रमा वर्गोत्तम है और बुध नीच राशि में यहाँ पर पंचम भाव में, और ये वर्गोत्तम है। 3 हो गए, 3 ग्रह वर्गोत्तम ये हो गए। और चौथा ग्रह बृहस्पति भी वर्गोत्तम है। देखिए, यहाँ भी जिस राशि में है उसी राशि में ये नवांश कुंडली में नवम भाव में है। तो हम इन वर्गोत्तम ग्रहों की चर्चा करेंगे। अब देखिए, बृहस्पति इस कुंडली में पंचम स्थान का अधिपति है और वर्गोत्तम है, तो समझ लीजिए कि विद्या अध्ययन के लिए अच्छा होगा। और विद्या का लाभ, पंचम का स्वामी व्यय स्थान पर है, तो दूर जाकर के उसका लाभ मिलेगा। ये इस प्रकार से फलादेश कर सकते। अब बुध यहाँ पर नीच राशि में है, लेकिन कुंडली में ये जानने का विषय है हमारे फलादेश वाले ग्रंथों में, अनेकों ग्रंथों में ये वर्णन है कि बुध और शुक्र नीच राशि में होते हुए भी शुभ फल करते हैं, क्योंकि ये शुभ ग्रहों की राशि में नीच होते हैं। तो बुध और शुक्र जो ग्रह हैं, शुक्र कन्या में नीच का होता है तो वह उसके मित्र की राशि होती है और शुभ राशि होती है। इसी प्रकार बुध का लिए भी है। तो बुध और शुक्र अगर नीच भी हों तो उनका ज़्यादा कुप्रभाव नहीं माना जाता, क्योंकि वो शुभ राशि में नीच होते हैं, मित्र राशि में नीच होते हैं। तो यहाँ पर बुध जो है शुक्र के साथ पंचम भाव में बैठा है, शुक्र उच्चस्थ है, तो ये एक नीचभंग राजयोग यहाँ पर है और नवांश में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बुध नवांश में नीच राशि में होने से वर्गोत्तम हो गया है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में इस बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है कि जो ग्रह नीच राशि में हो नवांश में नीच होने से क्या होगा, लेकिन बहुत बार ये शुभ फल देगा, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि में है और यहाँ इस कुंडली में नीच भंग राजयोग है। उच्च शुक्र के साथ ये बुध बैठा हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ भी लागू होगा, अतः ये बुध भी वर्गोत्तम होकर के शुभ फल करेगा। तो ये आपको हमने थोड़ा सा वर्गोत्तम ग्रह के बारे में कहने का प्रयास किया। अब आते हैं नीच ग्रह के बारे में। देखिए, इस कुंडली में शनि जो है वह धनु राशि में है और नवांश में नीच का हो गया है। भले ही नीच का ही क्यों न हो, ये जो तत्व वर्गोत्तम होता है इसमें यहाँ धनु राशि में था और यहाँ मेष राशि में आ गया। मेष सिंह धनु इन किसी एक में होने पर ये तत्व वर्गोत्तम होता है, अपनी दशा में अंतर्दशा में शुभ फल करता है। यहाँ तक कि गोचर में भी शुभ फल करते हुए देखा गया है। तो शनि नीच राशि का होते हुए भी यहाँ तत्व वर्गोत्तम होकर शुभ फल करेगा। इस प्रकार से हमको अलग अलग वर्गोत्तम के बारे में तर्क वितर्क के द्वारा अपने मन में विचार विमर्श कर करके इसका फलादेश करना चाहिए। ये जो फलादेश इस विषय पर अभी किया गया और ये वास्तव में इस कुंडली के साथ लागू होता है।
आशा है आपको इस वीडियो से कुछ बातें मतलब की मालूम पड़ेंगी। यदि आपको इनमें कुछ बातें अच्छी लगें तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमें विश्वास है, और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपको समस्त शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।